हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि कॉलेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अगर आपका जो है कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम आप देते हैं, जैसे आपका यूटेट हो गया या आपका जो है एलटी हो गया या आपका प्रवक्ता हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये सीरीज है। आज जो यहाँ पे फ्रेंड्स रहेगा, ये रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले मैं जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो है 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। और उसके बाद 2021 में जो पेपर कराया गया था उसको भी मैंने अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे जो आज टोटल क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आपको जो है आप वीडियो अंत तक देखना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वीडियो आप जो है जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी आप ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन इनमें सम्मिलित। तो सबसे पहले क्या है, विश्वविद्यालय, उसके बाद है विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग, और फिर कह रहा है संबंध विश्वविद्यालय या अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान या नर्सिंग संस्थान। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बी सी। कौन कौन से, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग, संबंध विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है, ये सम्मिलित हैं विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग और संबंध विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कन्याओं को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनारस में केंद्रीय हिंदू कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार थोड़ा फ्रेंड्स जो पहले का एक्सप्लेन है वो छूट गया, उसको हम कर लेते पहले। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना अस्तित्व में आया था। और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन बनाया गया। इसके कार्य क्षेत्र में विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग और संबंध महाविद्यालय आदि सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, किसने जो है कन्याओं को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनारस में केंद्रीय हिंदू कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, राजा राम मोहन राय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दो का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा एनी बेसेंट हो जाएगा। तो एनी बेसेंट ने 1913 में बनारस में केंद्रीय हिंदू कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय लड़कियों को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करना था। वे भारतीय समाज सुधार और शिक्षा के प्रति समर्पित थे। एनी बेसेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा और सुधार को बढ़ावा देती थी। अगला क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद एनसीआरआई डैश केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक पंजीकृत स्वायत्त सोसाइटी है। तो यहाँ पे हमें क्या है, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कलकत्ता। तो यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर बन रहा है हैदराबाद। तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद एनसीआरआई हैदराबाद केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक पंजीकृत स्वायत्त सोसाइटी है। एनसीआरआई उच्च शिक्षा हस्तक्षेप के माध्यम से ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। और राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद एनसीआरआई भारत में विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों द्वारा प्रस्तावित उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम इनपुट का डिजाइन, विकास और प्रचार करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है। सार्जेंट आयोग, हंटोंग समिति आयोग रिपोर्ट, कोठारी आयोग रिपोर्ट और राधा कृष्णन आयोग। तो हमारा जो राइट आंसर बन रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोठारी आयोग रिपोर्ट। क्या कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कौन सी समिति
आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास करती है, संबंधित है कोठारी आयोग हो जाएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास के लिए ध्यान आकर्षित कराया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 12 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग 1964-66 का गठन किया था। इस आयोग की नियुक्ति शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्श और सभी स्तरों व सभी पहलों में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों व नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी, जिसकी मुख्य अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? शिक्षक शिक्षा के अलगाव को दूर करना, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि, प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार और प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके कितने क्वेश्चन राइट बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना, और अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप जो है टोटल आउट ऑफ क्वेश्चन बताने कि आपके कितने यहाँ पे राइट बने। यूजीसी पोर्टल ई स्टार्ट्स निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो यहाँ पे हमें 5 को बताना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए विशेष सहायता, विज्ञान में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विशेष सहायता, समाज में विज्ञान में शैक्षिक एवं शोध प्रशिक्षण के लिए समर्थन, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड, रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो 5 का राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड, रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग सिस्टम। यूजीसी पोर्टल ई स्टार्ट्स स्कॉलरशिप, फेलोशिप, अवार्ड, रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग सिस्टम के लिए है। इसका जो उद्देश्य है उम्मीदवारों को उनके आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में मदद करना है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित हो। इस पोर्टल के माध्यम से यूजीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत फेलोशिप और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को लाभ मिलता है, जिससे उनकी शैक्षिक और शोध गतिविधियों का समर्थन भी होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। असमकालिक अधिगम वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जो 6 है फ्रेंड्स, इसका हमें बताना है यूट्यूब वीडियोस, ब्रॉडकास्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या चर्चा मंच। क्या पूछा गया है हमसे? असमकालिक अधिगम वातावरण को निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? ध्यान देखना, क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है। तो हमारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में असमकालिक अधिगम की एक ऐसी विधि को संदर्भित करता है जहां शिक्षार्थियों को एक ही समय में एक साथ उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह शिक्षार्थियों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार शैक्षिक सामग्री, संसाधनों और गतिविधियों तक पहुंच प्राप्त करने और उनसे संलग्न होने में सहायता करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग असमकालिक अधिगम वातावरण का उदाहरण है? नहीं है। क्या है? अधिगम वातावरण का उदाहरण नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभागियों के बीच रियल टाइम संचार और बातचीत होती है। इसमें शिक्षार्थियों को लाइव वीडियो सत्र के लिए एक ही समय पर एक साथ उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, जहां वे वास्तविक समय में एक दूसरे को देख और सुन सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समकालिक अधिगम का एक उदाहरण है, जहां विद्यार्थी वास्तविक समय में एक दूसरे के साथ और प्रशिक्षक के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? मूल्यांकन सत्रांत पर होता है, मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है, मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है, या मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। बच्चों के लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन अत्यधिक सहायक होता है।
इस मूल्यांकन के दौरान अध्यापक अध्यापन के समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियों व अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना आत्मसात किया है। इसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया में सक्षम बनाना और उनको जो है बेहतर ढंग से सीखने की प्रभावी रूप से मदद करना। निर्माणात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता यह है कि मूल्यांकन का उपयोग शिक्षण कार्य के दौरान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सूचना में संचार में सूचना प्रक्रमण क्या है? प्रक्रमण के सही अनुक्रम को चिन्हित कीजिए। संचार में सूचना प्रक्रमण के सही अनुक्रमों को चिन्हित कीजिए। आदान इनपुट, प्रतिफल आउटपुट, दत्त की प्रतिपुष्टि डाटा एंट्री, संसाधन प्रोसेसिंग, भंडारण स्टोरेज। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कौन से यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा आदान इनपुट। क्या आएगा? आदान इनपुट। ए सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा दत्त की प्रविष्टि। दत्त की प्रविष्टि तो सी आ जाएगा, ए सी। अब इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं किसमें? ए और सी है। फिर संसाधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संसाधन यानी प्रोसेसिंग हो जाएगा, डी आ जाएगा, ए सी डी। उसके बाद हमारा क्या आएगा? भंडारण आ जाएगा। भंडारण आएगा तो ई हो जाएगा और बी लास्ट में हमारा आ जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर बन रहा है। तो संचार एक संगठन के अंदर और बाहर व्यक्तियों के मध्य डेटा और जानकारी साझा करने का आसान तरीका है। सबसे पहले आएगा आदान, फिर आएगा दत्त की प्रविष्टि, संसाधन आएगा, भंडारण आएगा, प्रतिफल आएगा। संचारण संप्रेषण के कूटों तथा वाक्य विन्यास से युक्त सांकेतिक रूपों का संचार मीडिया में किस रूप में प्रतिफलित होता है? उपपाठ, संवेदन, व्याकरण, संकेत विज्ञान। सी राइट आंसर है। तो संचार संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं। संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भलीभांति समझ लेता है। संचार की संप्रेषण के कूटों तथा वाक्य विन्यास से युक्त सांकेतिक रूपों का संचार मीडिया में व्याकरण के रूप में प्रतिफलित होता है। क्वेश्चन नंबर 10। संप्रेषण के दौरान संप्रेषण के रैखिक प्रतिमान घटकों का अनुक्रम है। संप्रेषण के रैखिक प्रतिमान में घटकों का अनुक्रम है। क्या क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? संकेतक होगा। क्या होगा? संकेतक हो गया यानी 3 होगा। फिर क्या होगा? संकेतक के बाद आएगा आपका संदेश। फिर ये होगा, फिर होगा आपका माध्यम, फिर ये वाला आ जाएगा। फिर आएगा आपका शोर, ये वाला होगा। और लास्ट में आपका हो जाएगा विसंकेतक। तो क्या बनेगा? संकेतक, संदेश, माध्यम, शोर, विसंकेतक। सी राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण जो एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य कर रहे हैं, किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर बनेगा विकर्ण संप्रेषण, अधोमुख संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण, ऊर्ध्वमुख संप्रेषण। तो सी राइट आंसर बन रहा है पार्श्विक संप्रेषण। तो संप्रेषण में पार सांस्कृतिक अवरोध लोगों के 11 दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण जो एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य कर रहे हो, यह पार्श्विक संप्रेषण का उदाहरण है। 12 देखेंगे। संप्रेषण में पार सांस्कृतिक अवरोध किससे संबंधित है? सामान्य मानवीय मूल्य, लोगों के अवबोध, भौतिक सत्ता, वक्ता की सत्यनिष्ठा। तो यहाँ पे संप्रेषण में जो राइट आंसर बनेगा लोगों के अवबोध। संप्रेषण में पार सांस्कृतिक अवरोध लोगों के अवबोध से संबंधित है। संप्रेषण का पार सांस्कृतिक अवरोध लोगों के सांस्कृतिक संज्ञानता एवं रूढ़िवादी विचारों से लिप्त होता है। यह वक्ता में पूर्वाग्रह स्थापित करने में अहम भूमिका निभाता है, जिसके कारण एक कुशल संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर
नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से किस तार युक्त संप्रेषण माध्यम के प्रकार में परिष्कृत कांच की क्रोड होती है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ऑप्टिक फाइबर, समाक्षी केबल, परीक्षित व्यावर्तित युग्म, अपरिरक्षित व्यावर्तित युग्म। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्टिक फाइबर। अब इसमें देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में वायर्ड ट्रांसमिशन माध्यम के ऑप्टिक फाइबर में परिष्कृत ग्लास का एक कोर होता है। एक फाइबर ऑप्टिकल केबल में प्लास्टिक आवरण के भीतर सैकड़ों ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, जिसे ऑप्टिक केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल के रूप में भी जाना जाता है। वे प्रकाश के रूप में डेटा सिग्नल स्थानांतरित करते हैं और पारंपरिक विद्युत केबलों में उपयोग किए जाने वाले केबलों की तुलना में सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड वाइड वेब का निम्नलिखित में से किसने आविष्कार किया था? तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स ली। तो 14 यहाँ पे डी राइट आंसर बन जाएगा, टिम बर्नर्स ली। WW को विश्वव्यापी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। WW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। इसका आविष्कार 12 मार्च 1989 को, कब? 1989 को किया गया, परंतु इसकी जो शुरुआत हुई थी 6 अगस्त 1993 से हुई थी। जब हम किसी जानकारी हेतु किसी साइट के वेब पेज पर जाते हैं और ये वेब पेज किसी साइट से जुड़ा होता है, तो इन सभी कंटेंट को खोजने की प्रक्रिया को विश्वव्यापी वेब कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालिक संचार का उपयोग करती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, तत्क्षण संदेश, मंच। तो इनमें से हमें बताना है कौन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ईमेल हो जाएगा और मंच हो जाएगा। संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ असमकालिक संचार का उपयोग करती है, ईमेल और मंच हो जाएगा। तो सी राइट आंसर बन रहा है। तो ईमेल अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल तथा मंच एक ऐसी संचार प्रौद्योगिकी है जो सिर्फ असमकालिक संचार का उपयोग करती है। कौन सा कथन यूनिवर्सल सीरियल बस के लिए सत्य नहीं है? कौन सा कथन यूनिवर्सल सीरियल बस के लिए सत्य नहीं है? यह समकालीन क्रमिक सीरियल डाटा संचरण विधि है, यह 4 तारों वाली परिलक्षित केबल है, यह कंप्यूटर में प्लग किए गए डिवाइसों का स्वतः पता लग जाता है। तो 16 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन रहा है? ए बन रहा है। यह समकालीन क्रमिक सीरियल डाटा संचरण विधि है। तो यूनिवर्सल सीरियल ए बस एक यंत्र है जिसका उपयोग एक नेटवर्क में यंत्रों या कंप्यूटरों को दूसरे यंत्रों या कंप्यूटरों से जोड़ने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कथन यूनिवर्सल सीरियल बस के लिए सत्य है। यह 4 तारों वाली परीक्षित केबल है, कंप्यूटर में प्लग किए गए डिवाइसों का स्वतः पता लग जाता है, नई विभिन्न डाटा संचरण दरों को सपोर्ट करता है। छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से ये हमें बताना है। अभिरुचि, परिवार, अभिप्रेरणा, समुदाय या सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं। तो परिवार हो जाएगा, अभिप्रेरणा हो जाएगा और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बन रहा है डी। छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक परिवार, अभिप्रेरणा, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता शिक्षा के अधिगम केंद्रित उपागम से संबंधित है? 18। तो क्या है?
अधिरोपित, स्वनियंत्रित, प्रतिकारवादी, निरंकुश। सी राइट आंसर हो रहा है। शिक्षा के अधिगम केंद्रित उपागम से संबंधित विशेषता स्वनियंत्रित है। इस उपागम में विद्यार्थी अपनी गति तरीके से सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं, जहां वे स्वयं अपनी अधिगम यात्रा का निर्णय, नियंत्रण और दिशा तय करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कृष्ट से संबंध है? 19 का यहाँ पे राइट आंसर सुरक्षा एवं मूल्य, सर्वमुक्तिवाद का मूल्य, स्वतंत्रता का मूल्य, समानुरूपता का मूल्य। राइट आंसर बी बन जाएगा सर्वमुक्तिवाद का मूल्य। तो सर्वमुक्तिवाद मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंध है। स्व उत्कर्ष का मूल्य एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व विशेषता से है, जिसमें व्यक्तिगत सीमाओं का विस्तार शामिल है, जिसमें संभावित रूप से आध्यात्मिक विचारों का अनुभव करना शामिल है, जैसे कि स्वयं को ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग मानना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। मानते हैं कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण में शिक्षक मानते हैं कि सभी शिक्षार्थी विशिष्ट हैं और इसलिए वे विभिन्न शिक्षण शैली का प्रयोग करते हैं। संरचना व दिशा प्रदान नहीं करते हैं और निर्णय करते हैं कि शिक्षार्थी कैसे या कैसे क्या सीखेंगे। शिक्षार्थियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम नहीं बनाते हैं। तो 20 का जो हमारा ए राइट आंसर बन रहा है, मानते हैं कि सभी शिक्षार्थी विशिष्ट हैं और इसलिए वे विभिन्न शिक्षण शैली का प्रयोग भी करते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रभावोत्पादक की श्रेणी से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा? निम्नलिखित में से किसे प्रभावोत्पादक की श्रेणी से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाता है? 21 का यहाँ पे हमें बताना राइट आंसर। जो अधिगमकर्ता अवबोध के विभिन्न स्तरों पर हो और उनके लिए विचारों का स्पष्ट करना। नेत्र संपर्क वाणी और भाव नेत्र संपर्क वाणी और भाव भंगिमाओं इत्यादि में अंतर द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना। स्वीकृति और संक्षेपण द्वारा विद्यार्थियों के विचारों को प्रयोग करना। साधारण प्रश्नों के माध्यम से जांच करना और चर्चा को किसी उच्च चिंतन स्तर पर आवंटित करना। अर्थपूर्ण मौखिक सराहना का प्रयोग कर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना और इसे बनाए रखना। तो 21 में हमारा जो राइट आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है? बी 1 2 5। 1 2 5 क्या है? जो अधिगमकर्ता अवबोध के विभिन्न स्तरों पर हो उनके लिए विचारों को स्पष्ट करना। नेत्र संपर्क वाणी और भाव भागिमाओं इत्यादि में अंतर द्वारा उत्साह जोश प्रदर्शित करना और अर्थपूर्ण मौखिक सराहना का प्रयोग कर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना, इसे बनाए रखना। मानव साधनों मेजरमेंट टूल्स को विकसित करने की प्रविधियों के सही अनुक्रम को पहचानिए। अवधारणा आयामों का विनिर्देशन, सूचकांकों का चयन, अवधारणा विकास, सूचकांक का निर्माण। तो यहाँ पे 22 देखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सूचकांकों का चयन। क्या बोल रहा है? सही अनुक्रम। सबसे पहले सूचकों का क्रम आ जाएगा नंबर 1 पे। फिर क्या आएगा? अवधारणा विकास। फिर क्या आएगा? अवधारणा आयामों का विनिर्देशन। और उसके बाद आएगा, यहाँ पे थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैंने बी भी ले लिया है, थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा सी,
अवधारणा का विकास, फिर आएगा आपका ए अवधारणा आयामों का जो है विनिर्देशन, और फिर आएगा आपका सूचकों का चयन, फिर आएगा आपका सूचकांक का निर्माण, CABD। तो मानव साधनों मेजरमेंट टूल्स को विकसित करने की प्राविधियों का सही अनुक्रम अवधारणा विकास, अवधारणा आयामों का विनिर्देशन या स्पेसिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट डायमेंशन, सूचकों का चयन और सूचकांक का निर्माण, फॉर्मेशंस ऑफ इंडेक्स हो जाता है। गैने के अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है? तो यहाँ पे हमें बताना है, डी राइट आंसर हो जाएगा विभेदन अधिगम। सबसे पहले इस तरह से पिरामिड होगा, इधर क्या होगा, सबसे ऊपर होगा समस्या समाधान अधिगम, फिर होगा आपका सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, विभेद अधिगम, शब्द सहचर्य अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सबसे फिर यहाँ पे, और उसके नीचे सबसे नीचे आएगा क्या, संकेत अधिगम। इस तरह से तो सबसे नीचे क्या आएगा, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्द सहचर्य अधिगम, विभेद अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, और सबसे टॉप में रहेगा समस्या समाधान अधिगम। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन समग्र और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक सौंदर्य शास्त्रीय सामाजिक शारीरिक मानसिक और नैतिक क्षमताओं का विकास है। 21वीं शताब्दी में व्यक्तियों को सफल होने के लिए केवल बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे तो एक सत्य है लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है। एक समस्त और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक सौंदर्य शास्त्रीय सामाजिक शारीरिक मानसिक और नैतिक क्षमताओं का विकास है। अतः कथन पहला जो है सत्य है। 21वीं शताब्दी में व्यक्तियों को सफल होने के लिए बौद्धिक सामाजिक नैतिक क्षमता की आवश्यकता होती है। जो कथन दूसरा यहाँ पे सही है। 25 कथन दिया गया, कारण दिया गया, फिर दूसरा कथन संकेतों शब्द भाव भंगिमा संकेत बिंब आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्व सक्रियात्मक काल से निष्पादित होती है। कथन दूसरा कह रहा है पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक बच्चों में अहम केंद्रिता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो 25 का यहाँ पे सी राइट आंसर बनता है। कथन एक सत्य है किंतु कथन दूसरा गलत है। पूर्व संक्रियात्मक चरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा चरण है। यह अवस्था 2 से 7 साल के आसपास होती है। इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर का चिंतन करते हैं लेकिन अभी तक संज्ञानात्मक कार्यों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, और इस अवस्था में संकेतों के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता निष्पादित होती है और बालकों में अहम केंद्रिता का गुण विकसित हो जाता है। अतः जो कथन पहला है वो सत्य है, कथन दूसरा असत्य है। परामर्श क्या है? परामर्श क्या है? तो सूचना देना, सुझाव देना, ग्राहक क्लाइंट के मूल्यों को मनोवृत्ति और विश्वासों को प्रभावित करना, स्वैच्छिक रूप से परिवर्तित करना, ग्राहक क्लाइंट को प्रश्न करना। तो ABC राइट आंसर बन रहा है। सूचना देना, सुझाव देना, ग्राहक क्लाइंट के मूल्यों को मनोवृत्ति और विश्वासों को प्रभावित करना है। तो परामर्श लोगों को उनकी समस्याओं को समझने और हल करने में सहायता करने की एक प्रक्रिया है। परामर्श सूचना या सुझाव देने या स्वार्थी के मूल्यों, दृष्टिकोणों या विश्वासों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है। यह सेवार्थियों को उनके विचारों और भावनाओं का पता लगाने और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करने के बारे में है। सबसे पहले सूचना देना। परामर्श जो है सेवार्थी को यह बताना नहीं है कि क्या करना है, और परामर्शदाता की भूमिका यहाँ पे थोड़ा
सुझाव देना, परामर्श सेवार्थी को यह बताना है नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए। परामर्श की भूमिका सेवार्थियों को उनके विचारों और भावनाओं का पता लगाने और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करता है। ग्राहक क्लाइंट के मूल्यों, मनोवृत्तियों और विश्वासों को जो प्रभावित करना, तो इसका हो जाएगा परामर्श का अर्थ हो सेवार्थी के मूल्यों, दाता की भूमिका सेवार्थी और उनके विचार भावनाओं का पता लगाना और उनकी समस्या का स्व समाधान खोजने में सहायता करना है। 27 करेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में आता है। तो स्लाइड हो जाएगा। तो स्लाइड एक छोटा किंतु पारदर्शक दृश्य साधन है। स्लाइड तैयार करने के लिए अधिकतर कैमरे में एक पारदर्शक फोटो खींचा जाता है और शिक्षण में स्लाइड का प्रयोग कभी काफी लाभदायक होता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन में उपयोगी है। स्लाइडों को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। दूरदर्शन की शैक्षिक संभावनाएं अत्यधिक है क्योंकि यह यूजीसी प्रोग्राम देता है, यह रोचक सीरियलों का उपयोग करता है, यह दो प्रमुख अभिग्राहकों का उपयोग करता है, यह कम दाम उपलब्ध है। 28, तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर बनेगा। अब यह कम दाम उपलब्ध है। भारत में संचार क्रांति के बाद जो है कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल आदि के बाद शिक्षा में तकनीकी का प्रभाव बढ़ता गया और दूरदर्शन की शैक्षिक संभावनाएं जो है अत्यधिक बढ़ गई क्योंकि भारत में जो है अब ये सस्ते दरों में उपलब्ध है और सभी वर्ग के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। 29, पीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है। 29, तो सी यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है, प्रोग्राम ऑफ इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। तो यहाँ पे पीईआरटी का विस्तृत रूप प्रोग्राम ऑफ इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक हो जाएगा। 30, प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडवर्ड डेमिंग ने निम्नलिखित में से कौन सी दिशा निर्देश दिए हैं। 30, तो सबसे पहले देखेंगे विशाल धनराशि का आवंटन करना, भय का उन्मूलन करना, कार्यों में आधुनिक प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करना, कर्मचारियों को बेहतर निष्पादन के लिए बाध्य करना या व्यापक निरीक्षण पर निर्भरता बंद करना। डी राइट आंसर हो जाएगा, BCE। तो एडवर्ड डेमिंग एक अमेरिकी इंजीनियरिंग सांख्यिकीविद, प्रोफेसर, लेखक, व्याख्याता और प्रबंधन सलाहकार थे। उन्हें व्यापक रूप से आधुनिक गुणवत्ता आंदोलन का जनक माना जाता है। प्रबंधन के लिए डेमिंग के 14 बिंदु सिद्धांतों का एक समूह है जिसके बारे में उनका मानना था कि गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए यह आवश्यक है। प्रबंधन में गुणवत्ता सुधार के लिए डेमिंग के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से, ध्यानपूर्वक सुनना। भय का उन्मूलन करना, तो डेमिंग का मानना है कि गुणवत्ता में सुधार के लिए भय का एक बड़ी बाधा है। उन्होंने तर्क दिया कि सूचनात्मक होने और जोखिम लेने के लिए जो है कर्मचारियों को सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता है। उसके बाद सी कह रहा है कार्य में आधुनिक प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करना। तो यहाँ पे जो है डेमिंग का मानना था कि गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्होंने तर्क भी दिया प्रभावी होने के लिए जो है कर्मचारियों को नवीनता तरीके और तकनीकी में प्रशिक्षण कराने की आवश्यकता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, व्यापक निरीक्षण पर जो है निर्भरता बंद करना। तो यहाँ पे व्यापक जो है डेमिंग का मानना था कि सामूहिक निरीक्षण संसाधनों की बर्बादी है। उन्होंने तर्क दिया कि सबसे पहले दोषों को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बना, डी बना। तो आज हमारे जो क्वेश्चन रहे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 30 आपके कितने राइट आंसर बने आप जो है कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।